तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए क्विज है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड, यानी कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर आधारित सेट नंबर 3 है ये। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं जो काफ़ी ठीक ठाक हैं, आई थिंक आपको इसको कवर करना चाहिए। तो देखें, जो पहला प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य में विधान परिषद सदस्यों का लगभग 12वां हिस्सा केवल स्नातकों से बने निर्वाचन मंडल द्वारा तथा शेष 12वां हिस्सा शिक्षकों से बने निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाएगा। दूसरा कथन है कि केवल वे ही मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के योग्य हैं जो कम से कम 1 वर्ष से स्नातक हैं। तीसरा कथन कि ऐसे एमएलसी विधान परिषद में साधारण विधेयक, कराधान और व्यय से संबंधित विधेयक पेश कर सकते हैं। बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि केवल 2 कथन जो हैं गलत हैं, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन जो है ये गलत है, पहला कथन सत्य है। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि दिल्ली के उपराज्यपाल का आरक्षित विषयों पर कार्यकारी नियंत्रण है जिनमें शामिल हैं पुलिस, शिक्षा, भूमि, उत्पाद शुल्क और कृषि। सही उत्तर कोड का चयन करना है 2 4 5, 1 3, 1 2 3 या फिर 1 3 4 5। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा 1 और 3, यानी कि पुलिस और भूमि। देखिए, जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, इनको केवल 3 विषयों पर कार्यकारी नियंत्रण प्राप्त होता है, जिसमें शामिल है पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि। इसलिए सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा 1 और 3। और अगला है 3 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा संसद सदस्य या एमपी के रूप में शपथ लेना एक संसदीय परंपरा है और संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। दूसरा कथन है कि किसी लोकसभा सांसद का 5 वर्ष का कार्यकाल उसके संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के साथ ही शुरू होता है। तीसरा कथन है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के लिए निर्वाचित हुए बिना मंत्री बन जाता है तो वह सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही है। केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संसदीय शपथ का पाठ शामिल है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में संसदीय शपथ का पाठ जो है वो शामिल है। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संसद के मनोनीत सदस्य संसद सदस्य की शपथ नहीं लेते हैं। दूसरा कथन है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति के द्वारा तैयार संविधान के मसौदे में किसी भी शपथ में ईश्वर का उल्लेख नहीं किया गया। तीसरा कथन कि संविधान अपनाए जाने के बाद से संसद सदस्यों की शपथ में कोई संशोधन नहीं किया गया है। बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से सही है या हैं। केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर ये तीनों। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि केवल 2, यानी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के मसौदे में किसी भी शपथ में ईश्वर का उल्लेख नहीं किया गया था। यानी कि जो ए विकल्प है वो सही हो जाएगा कि केवल 2 कथन इसमें सत्य है, यानी दूसरा कथन। ठीक है, आगे है 6वां नंबर प्रश्न। 6वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के 1 के तहत उल्लेखित निर्भरताओं के अधीन हो गया है तो किसका निर्णय अंतिम होगा? भारत निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या सांसद? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि यहाँ पे
यह राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा वह अंतिम होगा। और प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वित्त आयोग की सिफारिशें न्यायोचित नहीं है और केंद्र सरकार को वित्त आयोग की सभी सिफारिशें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कथन है कि भारत के संविधान में वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक स्थायी प्रशासनिक प्रतिष्ठान के निर्माण का प्रावधान है। अब बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन सी गलत है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर डी कि न तो एक नहीं दो। तो यहाँ पे बताना है गलत कथन कौन सा है। तो दूसरा कथन गलत है, इसलिए सही विकल्प बी हो जाएगा, केवल दो। और आगे देखें 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न है कि चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग का सिविल सेवकों पर किस प्रकार का नियंत्रण होता है। पहला है कि चुनाव आयोग सिविल सेवकों द्वारा चुनाव संबंधी कर्तव्यों के निर्वहन के तरीके पर निगरानी रखता है तथा उन गतिविधियों को रोकता है जिन्हें पक्षपातपूर्ण माना जा सकता है। दूसरा है कि चुनाव आयोग चुनाव के दौरान अधिकारियों का स्थानांतरण या निलंबन नहीं कर सकता, क्योंकि वे भारत सरकार या राज्य सरकारों के अनुशासनात्मक दायरे में आते हैं। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि केवल एक कथन, यानी कि पहला कथन जो है वो सत्य है। ठीक, अब प्रश्न नंबर, तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल एक। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद सदस्यों को संसद या उसकी समितियों में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के लिए कानूनी कार्यवाही से छूट प्राप्त है। दूसरा है कथन कि लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम राष्ट्रपति को संसदीय बहस में अपमानजनक या असंसदीय शब्दों के प्रयोग पर कार्यवाही करने का अधिकार देते हैं। बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, या फिर एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल एक, यानी कि जो पहला कथन है यह सत्य है। दूसरा असल में यह राष्ट्रपति नहीं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कहा गया है, इसलिए यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल एक। अब देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न है कि शक्तियों का प्रयोग, अधिकार क्षेत्र का विस्तार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम का अधीक्षण, ये सभी अधिकार किसके पास निहित हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, या भारत सरकार। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि ये सभी जो अधिकार हैं ये भारत सरकार के पास निहित है। ठीक है, तो 10 का सही विकल्प डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संसद सदस्य या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंग्रेजी या संविधान में निर्दिष्ट 22 भाषाओं में से किसी में भी शपथ ले सकते हैं। दूसरा कथन है कि संविधान में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई सांसद 90 दिनों तक संसद में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है। बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। पहला केवल एक, बी दूसरा केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक नहीं दो। तो यहाँ पे सही जो होगा सिर्फ नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि कथन केवल एक, यानी कि ए विकल्प सही होगा कि संसद सदस्य अंग्रेजी या संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी में भी शपथ ले सकते हैं, यह कथन सत्य है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 12 है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रभावी रूप से वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी है। दूसरा कथन है कि मंत्रिपरिषद का आकार संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा कथन है कि अनुच्छेद 88 उन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वोट देने के अधिकार की गारंटी नहीं देता है। बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल एक कथन गलत है। देखिए पहला कथन जो है यह सत्य है। दूसरा कथन है संसद की कुल सदस्य संख्या, न कि दोनों सदन, संसद का जो लोकसभा है उसकी बात हो रहा है यहाँ पे। तो पहला और तीसरा कथन जो है यह सत्य है।
दूसरा गलत है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक, है ना। अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात के संबंध में किसी भी संसद सदस्य के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। दूसरा कथन है कि लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अनुसार यदि अध्यक्ष की राय है कि बहस में सांसदों द्वारा प्रयुक्त शब्द अपमानजनक या असंसदीय हैं, तो अध्यक्ष अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आदेश दे सकते हैं कि ऐसे सदनों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कथन सत्य हैं, तो एक और दो दोनों कथन सही हैं। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है कि संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा आयोजित करता है? इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, केंद्र सरकार में ग्रुप बी यानी कि गैर राजपत्रित नौकरियां, और चौथा सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET। बताना है कि इनमें से कितने सही हैं, केवल दो, केवल तीन या सभी चार, कोई नहीं। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल दो कथन सही हैं, क्योंकि यूपीएससी जो है इंजीनियरिंग सेवा और संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा लेता है, जबकि जो केंद्र सरकार में ग्रुप बी है इसकी जो एग्जाम है वो एसएससी लेता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल दो, यानी कि एक और दो जो परीक्षा आयोजित करने का काम है यूपीएससी करता है। ठीक है, तो 14 का सही विकल्प ए। अगला है 15वां नंबर प्रश्न। 15वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची से राज्य सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। दूसरा कथन है कि भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से तथा स्वतंत्रता एवं सम्मान की स्थिति में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाएंगी। बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत हैं, केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, या फिर न तो एक नहीं दो। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक, यानी कि पहला कथन जो है गलत है, क्योंकि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, गलत कथन केवल एक है। अगला है 16वां नंबर प्रश्न कि वेस्टमिंस्टर प्रणाली में यानी कि ब्रिटिश प्रणाली में विपक्ष के नेता के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उन्हें प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री कहा जाता है। दूसरा, छाया मंत्रिमंडल का गठन विपक्ष के नेता के रूप में विपक्ष के नेता के नेतृत्व में किया जाता है। बताना है कौन से गलत हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा डी, इनमें से कोई गलत नहीं है, सभी सही है, इसलिए विकल्प हो जाएगा डी, न तो एक न ही दो। अगला है 17वां नंबर प्रश्न जो देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना यानी कि DSPE अधिनियम 1946 के तहत CBI को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच शुरू करने से पहले संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। दूसरा कथन कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था ऐसे विषय हैं जो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में आते हैं। तीसरा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के लिए अधीक्षण का कार्य CBI के पास होगा। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, केवल दो, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या फिर डी, एक, दो और तीन। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि केवल दूसरा कथन जो है सत्य है कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था ऐसे विषय हैं जो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में आते हैं। अब पहले कथन के संदर्भ में ऐसा है कि ठीक है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत CBI को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच शुरू करने से पहले संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से सहमति प्राप्त करना आवश्यक है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जहां इन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकारों से सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल दो। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत किसी मुकदमे को स्वीकार्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला है कि इनमें विधिक अधिकारों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण कानून या तथ्य का प्रश्न शामिल होना चाहिए। दूसरा, यह भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद से संबंधित होना चाहिए।
अब बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है यहाँ पे सी, कि ये दोनों कथन सत्य हैं, है ना। अब देखेंगे 19वां नंबर प्रश्न। 19वां नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कानून सभी विदेशी व्यक्तियों को एक साथ एलियंस के रूप में उल्लेख करता है। विदेशी अधिनियम 1946, नागरिकता अधिनियम 1955, प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 या पासपोर्ट अधिनियम 1967। बताना है कि उपरोक्त विकल्पों में से कितने सही हैं। केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि ये सभी चारों जो कानून हैं ये संबंधित हैं इससे, जो भारत में सभी विदेशी व्यक्तियों को एक साथ एलियंस के रूप में बताता है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, ये चारों। अगला है 20वां नंबर प्रश्न कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लोकसभा में उपसभापति का चुनाव लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरा कथन है कि एक बार निर्वाचित होने के बाद उपसभापति आमतौर पर सदन के भंग होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा कथन है कि उपसभापति अपना पद तभी छोड़ेंगे जब वह लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। बताना है कि इनमें से कितने गलत हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि इनमें से केवल एक कथन गलत है, वो है नंबर 3 कि उपसभापति अपना पद तभी छोड़ेंगे जब वह लोकसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, उन्हें हटाया भी जा सकता है। इसलिए यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ए, केवल एक। अगला है प्रश्न नंबर 21 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में नामित करने के लिए उसमें विषयों की एक विशिष्ट सूची से संबंधित प्रावधान होने चाहिए। इन विषयों में शामिल है भारत की आकस्मिकता निधि, भारत सरकार के वित्तीय दायित्व, भारत की संचित निधि या और कर लगाना। अब बताना है कि इनमें से कितने विकल्प सही हैं। केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर सभी चार। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि ये सभी चारों विषय धन विधेयक के लिए आवश्यक हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी चार। अगला देखेंगे 22वां नंबर प्रश्न। 22वां नंबर प्रश्न है कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसे राज्यसभा की सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा। दूसरा कथन कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो राज्यसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर डी कि न तो एक नहीं दो। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, ए विकल्प। अगला है 23वां नंबर प्रश्न की जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किसी सांसद को अयोग्य ठहरा सकता है। चुनाव में अनुचित प्रभाव या व्यक्तित्व का प्रयोग, रिश्वत, दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना या फिर मानहानि। अब बताना है कि उपरोक्त विकल्पों में से कितने सही हैं। केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, केवल 3। यानी कि चुनाव में अनुचित प्रभाव या व्यक्तित्व का प्रयोग, साथ ही साथ रिश्वत देना या लेना, दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, ऐसा करने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(1) के तहत ऐसा अपराध किसी भी सांसद को अयोग्य ठहरा सकता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, केवल 3। अगला है 24वां नंबर प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA 2002 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को देश भर में अपनी अनुसूची के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति देता है। दूसरा कथन है कि प्रवर्तन निदेशालय किसी राज्य में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं ले सकता जब तक कि वह राज्य सरकार द्वारा अनुरोध न किया जाए या न्यायालय या केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आदेश न दिया जाए। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक। यानी पहला कथन जो है वो सत्य है, दूसरा असत्य। सही विकल्प ए। अब प्रश्न नंबर 25 है कि पंकज बंसल बनाम भारत संघ
के 2023 के मामले में गिरफ्तारी के आधार के खुलासे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के बाद गिरफ्तारी के आधार का खुलासा किया जा सकता है, पहला। दूसरा है विकल्प बी कि गिरफ्तारी का कारण 48 घंटे के भीतर मौखिक रूप से बताया जाना चाहिए। तीसरा है गिरफ्तारी के समय लिखित रूप से गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करना अनिवार्य है। चौथा है या डी है कि गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करना वैकल्पिक है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि गिरफ्तारी के समय लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करना अनिवार्य बना दिया गया है इस मामले से, पंकज बंसल बनाम भारत संघ 2023 मामले से। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 26 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संसद कानून द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े किसी मामले को विनियमित कर सकती है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। बताना है कि इनमें से कौन से गलत हैं, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल दो, क्योंकि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न जितनी भी शंकाएं हैं और जो विवाद हैं उनका जांच और जो निर्णय है ये है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, न कि निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि कथन दो जो है ये गलत है, तो केवल दो यानी बी विकल्प। ठीक है, अगला है 27वां नंबर प्रश्न की राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह संसद में लंबित किसी विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। दूसरा कथन है कि वह प्रधानमंत्री के परामर्श से संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेता है। तीसरा है कि पुदुचेरी के मामले में राष्ट्रपति नियम बनाकर कानून बना सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी होता है या जो संभव है जब विधानसभा निलंबित या भंग हो। बताना है इनमें से कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, केवल दो। पहला कथन सत्य है, दूसरा जो है वह असत्य है, तीसरा सत्य है। तो 1, 3 सत्य है, इसके हिसाब से सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल दो। अब 28वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो शक्ति प्राप्त है। तीसरा कथन है कि राज्य विधान के संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति नहीं है। बताना है कि इनमें से कितने गलत हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों, या फिर कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक। देखिए, पहला और दूसरा कथन सत्य है, तीसरा कथन असत्य है। ऐसा नहीं है कि राज्य विधान के संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति नहीं है, वीटो शक्ति है और एब्सोल्यूट वीटो शक्ति है राज्य विधान परिषद के राज्य विधान के संबंध में। जब आरक्षित विषय को भेजा जाता है राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास, तो आगे पता है आपको, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक, यानी कि कथन 3 गलत है। अगला है 29वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के सभी उच्च न्यायालयों का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र एक ही राज्य तक सीमित है। दूसरा कथन कि जिला न्यायालय जब आपराधिक मामलों में संबंधित मामलों से निपटते हैं तो वे सत्र न्यायालय का नाम ग्रहण कर लेते हैं। इनमें से कौन से सही हैं, केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सत्य है, पहला गलत है, क्योंकि भारत के सभी उच्च न्यायालयों का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र एक ही राज्य तक सीमित है, यह सत्य है, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं जो कुछ ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का भी उच्च न्यायालय के रूप में काम करते हैं। इसलिए पहला कथन गलत है, पहला कथन सत्य है जो असत्य है, और दूसरा कथन सत्य है। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल दो, पहला असत्य, दूसरा सत्य। पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए सही विकल्प बी। 30वां प्रश्न और अंतिम है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान हैं। पहला है कि सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करना तथा किसी पंचायत के दमन या समाप्ति की स्थिति में 6 महीनों के भीतर नए चुनाव कराना। दूसरा कथन है कि पंचायतों को कर, शुल्क, टोल लगाने और फीस एकत्र करने और विनियोजन करने के लिए वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना। तीसरा है कि पंचायतों को स्वायत्त
शासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाने हेतु उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान करना। चौथा है कि सभी 3 स्तरों पर पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। बताना है इनमें से कितने सही हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। केवल 2 कथन सही हैं, पहला और दूसरा, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। तो साथियों, ये था हमारा यूपीएससी क्विज 2025 भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर आधारित। आई होप कि आप काफ़ी तैयार हो चुके होंगे और हो भी रहे होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर जो आपका एग्ज़ाम है 25 मई को। नमस्कार, जय हिंद।